हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील चांदेकर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। मैं आपका हिस्ट्री लेता हूं 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। इसमें हम आज अलग अलग फिलोसोफर और उनके कुछ स्कूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। तो लियोपोल्ड बोन रैंके, इनका जन्म 1795 और डेट 1886 में हुआ। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ अ 19th सेंचुरी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड बोन रैंक ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी। बर्लिन जर्मनी में है, मतलब ये जर्मन फिलोसोफर है, सॉरी जर्मन हिस्टोरियन है। 19th सेंचुरी में जो हिस्टोरियोग्राफी इन्फ्लुएंस की थी, उनका नाम था लियोपोल्ड बोन रैंक, जो बर्लिन यूनिवर्सिटी से आए थे। ही स्पोक अबाउट द क्रूशियल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ही पुट emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. He also stated that all type of document associated with the historical event need to be examined with greatest care. उन्होंने हमें अलग अलग ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स हमें अगर मिलते हैं तो उन्होंने एक एम्फेसिस हमें डेवलप करके दिया था, जो हमें इम्पोर्टेंट था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में समझने के लिए। उन्होंने हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है तो उसे अच्छे से एग्जामिन विथ ग्रेट केयर, अच्छे से एग्जामिन करने की सलाह भी दी थी। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. वो मानते थे कि अगर हम इस मेथड से जाएंगे तो हम हिस्टोरिकल ट्रूथ के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। He criticized imagination narratives of history. Collection of his article is published in 2 books entitled The Theory of Practice of History and The Secret of World History. आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ गया होगा कि जो उन्होंने थ्योरी पुट की थी, मतलब हिस्ट्री के बारे में लियोपोल्ड बोन रैंक ने जो एक थ्योरी पुट की थी, वो हमें 2 बुक्स में मिलते हैं। एक बुक का नाम है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरे बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कार्ल मार्क्स का जब नाम आता है तो हिस्ट्री के इसमें अगर कार्ल मार्क्स का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है। कार्ल मार्क्स एक इम्पोर्टेंट फिलोसोफर थे जिन्होंने हमारी ह्यूमन काइंड की थिंकिंग चेंज कर दी थी। इफ वी वेंट टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी और कंट्री, स्टडी द लाइफ ऑफ पीपल एंड देयर लिविंग स्टाइल। मतलब उन्होंने हमें पर्सपेक्टिव दिया था कि हिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो उसके क्रोनोलॉजिकल इवेंट के साथ साथ हमें वहाँ के पीपल के बारे में, उनके वहाँ के लोग के बारे में, कौन ज़्यादा अमीर है, कौन ज़्यादा गरीब है, किसके पास पावर है पूरा उसको रूल करने के लिए, कौन ज़्यादा रूल करता है, किसके पास ये होते हैं, किसके पास ज़्यादा पावर होता है उस सोसाइटी को या फिर उस कंट्री को चलाने के लिए, उसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। उनका जन्म 1818 में हुआ था और डेथ 1883 में। इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल, इसमें न्यू स्कूल जो किया गया है उसको न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर जिनका एक ग्रुप बन गया था जो सिमिलर वे से थिंक करते थे, जैसे कि कार्ल मार्क्स, तो उसे न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स कहा गया था। न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स एरोस कीपिंग इन व्यू द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो न्यू थीसिस फॉर्मुलेट किया था उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर थे जो एक साथ एक मत हो गए थे उस थीसिस पे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एक्सट्रैक्टिंग आइडियाज। हिस्ट्री हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसा नहीं है, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, लिविंग थिंग्स, लिविंग पीपल, वहाँ के लोग, उनके रहने चार, इसके ऊपर डिपेंडेड है। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय अ फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल एंड द
ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. मतलब हमें जब रिलेशनशिप पता चलती है ह्यूमंस के बारे में कि फंडामेंटल नीड्स क्या है, फंडामेंटल नीड्स क्या है लोगों के, कौन ओनरशिप में है, मतलब किसके पास ज़्यादा ताकत है, कौन ज़्यादा ज़मीन ओन कर रहा है, मतलब ठेके साहूकार ज़मींदार, किसके पास ज़्यादा पावर है उसको अच्छे उस गांव को, उस शहर को अच्छे से चलाने के लिए, उसके बारे में भी एक अच्छे तरीके से हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत थी. The accessibility of this mean to different strata. Strata means group. Strata of the society may not be equal. मतलब इसको एसेसिबिलिटी करने के लिए, इसको एसेस करने के लिए अलग अलग ग्रुप है जो इक्वल नहीं हो सकते. मतलब जैसे कि कोई ग्रुप जो ज़्यादा ही गरीब है, कोई ज़्यादा ही अमीर है, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, तो वो इक्वल नहीं हो सकते. दिस इनइक्वालिटी कॉज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस. इस इनइक्वालिटी की वजह से क्लासेस इसमें सोसाइटी में डिविजन्स हो गए, जिस इनटू क्लासेस, लीडिंग ऑफ क्लासेस स्ट्रगल. और उस क्लासेस का स्ट्रगल कैसा हुआ उसके बारे में भी हमें पता चला. अकॉर्डिंग टू मार्क, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ अ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास. मतलब एक अगर क्लास है जो ज़्यादा ही इकोनॉमिकल इससे हाई है, तो वो जो कम इकोनॉमिकल पावर जिनके पास है उनको क्रिटिसाइज करते रहता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको नज़रों से दूर किया जाता है. दास कल्पिता, अ treatise written by him, is a most referred book all over the world. दास कल्पिता एक बुक है जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी बुक मानी गई थी क्लासेस के बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए. ठीक है. एनल स्कूल. At the onset of a 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as Annal School. एक न्यू स्कूल हिस्टोरियोग्राफी की तैयार हुई थी, जिसमें हम आगे जो देखने वाले हैं वो उसके बारे में स्टडी की जाती थी. एक अलग से एक स्कूल बन गई थी, मतलब एक अलग से ग्रुप बन गया था. एनल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. एनल स्कूल ने एक हमें दिशा दिखाई हिस्ट्री को लिखने के लिए. It was recognized now that history is not only about a political event, king, great leader and according politics, diplomacy and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of community. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वोल्टर भी यही सोचता था कि अलग पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, या फिर ग्रेट किंग्स के बारे में, लीडर्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वॉर्स के बारे में लिखने, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम वहाँ के एग्रीकल्चर, ट्रेड, इकोनॉमी, क्लाइमेट, लोकल पीपल, सोशल ट्रेडिशंस, टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम ज़्यादा वही इतना इम्पोर्टेंट है इसके बराबर. तो हमें इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी एक्सेट्रा. इन द हिस्टोरिकल टाइम द एनल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन. जैसे कि वॉल्टर जो फ्रेंच से थे, उनके पर्सपेक्टिव से ये एनल स्कूल तैयार किया गया था. तो ये एनल स्कूल स्टार्टेड फ्रेंच हिस्टोरियंस ने किया था. तो अभी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मतलब जैसे कि अभी तक जो हमने हिस्ट्री पढ़ी वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के बारे में पढ़ी है. मतलब हिस्ट्री एक पुरुष प्रधान संप्रदाय की तरह है, मतलब मेल डोमिनेंस पर्सपेक्टिव की तरह है. पर वहाँ पे हिस्ट्री में कुछ फीमेल्स के बारे में भी, फीमेल्स के साथ भी हुआ था. जैसे कि सबसे पहली महिला राजा थी रज़िया सुल्तान, महिला सुल्तान थी रज़िया सुल्तान. तो उसके बारे में हम उनके बारे में, मतलब लड़कियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट काम किया है उन्होंने हिस्ट्री में, उसके बारे में लिखने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप्स आया था. उस ग्रुप के बारे में हम आगे देखेंगे. Feminist historiography means the restructuring of a history from the perspective of woman. वुमन के पर्सपेक्टिव से, मतलब वुमन के नज़रिए से हम फेमिनिस्ट हिस्ट्री को भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में एक ये
एक प्रोवर्ब है, मुलगा शिकला अर्ध शिक्षण, मुलगी शिकली पूर्ण शिक्षण। मतलब अगर लड़का सीखता है तो उसके साथ सिर्फ उसकी जनरेशन टू जनरेशन ही पास हो जाती है, पर अगर एक लड़की सीखती है तो पूरी उसकी फैमिली सीखती है। तो द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी emphasized not only on the inclusion of a woman in history but also on the rethinking of a male dominance perspective of history। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का एक मेन मुद्दा था कि सिर्फ मेल डोमिनेंट पर्सपेक्टिव से ना लिखा जाए, वुमेन पर्सपेक्टिव से भी लिखा जाए, और एक अलग से थिंक किया जाए कि हमें अगर मेल डोमिनेंस के बारे में लिखते जाएंगे तो हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, ज़्यादा हमें पता नहीं चलता है कि अगर हम एक कौन सी भी सोसाइटी के बारे अगर हमें कौन सी सोसाइटी में गए, हम वो सोसाइटी कितनी डेवलप है कैसे पता कर सकते हैं। अगर वहाँ के महिला अगर शिक्षित हो, वो अलग अच्छे से डिपार्टमेंट में हो, अच्छी पोस्ट रखते हो, मतलब वो सोसाइटी अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है। क्योंकि अगर एक गर्ल या फिर एक वुमन अच्छे से एजुकेट हो जाती है, वो अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी क्या कह सकते हैं हम उसे, अपनी मर्यादा सीमित ना रखते हुए अपने थिंकिंग को आगे ले जा सकती है और सोसाइटी को आगे ले जा सकती है। इट ड्रॉज हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ women life such as their employment, their role in trade union institution, working of their causes, their family life, etc। जैसे कि इंडिया में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, फेमिनिस्ट फीमेल्स के बारे में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने सबसे पहली वुमेन स्कूल की स्टार्ट की थी, जिसके ये फर्स्ट टीचर थी सावित्रीबाई फुले। और राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा बैन कर दी थी। सती प्रथा एक हिंदू डोमिनेंस एक प्रथा थी जो राजा राम मोहन रॉय को या फिर किसी भी संप्रदाय को अच्छी नहीं लग रही थी सिवाय हिंदू के। तो उन्होंने सती प्रथा को अपने ट्रेडिशन से निकालने की कोशिश की और उन्होंने निकाल भी दिया। In the historical writing after 1990s, women were portrayed as the independent social class। 1990 के एक्ट्स के बाद हिस्ट्री राइटिंग में वुमेन्स का एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास तैयार हुआ था, जिसमें सिर्फ वुमेन अपना मीन्स पूरे सोसाइटी के बारे में या फिर वो अपने सोसाइटी के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने कल्चर के बारे में अच्छे से अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। माइकल फ्लोकोर्ट्स, इनका जन्म 1926 में हुआ है और डेथ 1984 में हुआ है। ये फ्रेंच से थे। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ अ 20th सेंचुरी माइकल फॉर्ड बॉथ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। उन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट लाई थी हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। ही इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज argue that the privileged practice of arranging historical event in a chronological order is not right। उन्होंने अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इस बुक में आर्ग्यू किया था कि उस खिलाफ गए थे कि हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में लिखना सही नहीं है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the unlimited historical truth, but attempts to explain various transcription in the past। मतलब आर्कियोलॉजी एक अपना अलग से एक ग्रुप नहीं तैयार, अलग से एक टाइम पीरियड नहीं बता सकता जो हमें हिस्ट्री के बारे में अच्छे से बता सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजी एक ऐसी एक ब्रांच है जो हमें सिर्फ बता सकती है कि ये कौन से ज़माने में थी, पर हम अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको पुट नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है उसके बारे में एक अचूक अंदाज नहीं लगा सकते। Foucault felt that explaining the transcription in history is more important। He called his method the archaeology of knowledge।
उसने अपने इस मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा गया था। Forecast subject thus so far unacknowledged area by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to the historical administration. फॉकल्ट ने एक सब्जेक्ट दिया था कि हमें प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रिजन्स भी हमारे कल्चर का एक, हमारे ट्रेडिशन का, हमारे सोसाइटी का एक अच्छा अलग से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। उसी के अलावा मेडिकल फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में, या फिर मेंटल मीन्स दिमागी ताकत के बारे में, हमारे दिमाग में कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, मीन्स हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मीन्स दिमाग के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से हम बात करना चाहिए। इस सब्जेक्ट के ऊपर भी फॉकल्ट ने अपना दर्शाया था, अपना इंटरेस्ट दर्शाया था। दिस द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। मत इसकी वजह से हिस्टोरियोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है वो हर बार आगे बढ़ते ही जाएगा और इसका ये एक सीमित एरिया में नहीं, ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और ये और एक्सपांड होते जाएगा। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। फिर धीरे धीरे लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग जो हमें केव में मिलते हैं, म्यूज़िक जिसमें अभी पुराने ज़माने के म्यूज़िक, उसके म्यूज़िक तैयार करने के इंस्ट्रूमेंट तब के कैसे थे, अब के कैसे है, डांस टाइप होता है, जैसे अपना महाराष्ट्र का लावनी है, कथक है, अलग अलग डांस ये है, ड्रामा, नाटक, जैसे कि अभी आजकल ऑर्थेलो नहीं, जैसे कि नट सम्राट, हैमलेट, जो शेक्सपियर के ड्रामा हैं वो भी प्रचलित है। फिल्म्स, FTII, अलग अलग टेक्नोलॉजी है डेवलप हुई थी और इसके बारे में हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारे राजश्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। धीरे धीरे मैं आपको अलग अलग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में वीडियो डालते रहूँगा। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।